वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 652 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? कौन कह गया इसे? वॉरेन हेस्टिंग, मैकाले, लॉर्ड क्लाइव या हेनरी डुंडास? मैकाले ने। तो लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि और इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, फिर दूसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। बताइए उपरोक्त में से कौन से जो है भारत को अंग्रेजों की देन है? बताइए अंग्रेज क्या क्या लेकर आए। देखिए आप थोड़ा बहुत जीएस पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी। तो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती तो यूरोपीय लेकर आए। ठीक है, यानी पुर्तगाली लेकर आए, तो अंग्रेज तो होगा नहीं, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। और भूमि के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर जो है भूमि राजस्व का मूल्यांकन शेरशाह सूरी अंग्रेजों से पहले कर चुका था और अकबर कर चुके थे। ठीक है, तो पहला भी गलत ही है, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो देखिए मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पहले ही शेरशाह सूरी और अकबर द्वारा, ठीक है, किया गया था। मतलब अकबर शेरशाह सूरी ये कर चुके थे अंग्रेजों के आने से पहले ही। और भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है पुर्तगालियों की देन है, यूरोपियों की, अंग्रेजों की नहीं। ठीक है, अंग्रेजों की नहीं है, ब्रिटिशरों की नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बताइए। अफीम बिहार था या गुजरात था? बिहार था। तो देखिए अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अगर हम बात करेंगे अफीम की, तो अफीम के पौधे जो है वो पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम के दूध यानी लेटेक्स को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है, जिसके सेवन से मादकता आती है और इसका सेवन करने वाले को, ठीक है, अन्य बातों के अलावा तेज नींद आती है। और अफीम में जो है 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है, जिसको प्रोसेस करके हेरोइन नामक ड्रग तैयार किया जाता है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे यानी अपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है और इसका दूध निकलने लगता है चीरा लगाने के बाद। ठीक है, जो निकलकर सूख जाता है और यही जो दूध है सूख कर गाढ़ा होने पर अफीम कहलाता है। ठीक है, और यह लचीला होता है, याद रखना। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है एसएससी में, बैंक में, कि अफीम कैसे प्राप्त होती है, पके फल के लेटेक्स से या बिना पके फल के लेटेक्स से? याद रखना बिना पके फल से, ठीक है, कच्चे से। 12% मॉर्फिन होता है उसमें, मादकता आती है उससे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हैं? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह प्रश्न इस तरह से नहीं पूछा गया था। नागपट्टिनम में बिल्कुल डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, चिंसुरा में भी स्थापित किए, मछलीपट्टनम में भी स्थापित किए। तो क्या ए उत्तर हो जाएगा? सूरत में भी स्थापित किए हैं, कोचीन में स्थापित किए, पटना में स्थापित किए, भरूच में, आगरा में, अहमदाबाद में, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर फिर। तो भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? नागपट्टनम, चिंसुरा और मछलीपट्टनम, सूरत, आगरा, भरूच, कोचीन, पटना और अहमदाबाद भी। यानी अधिकतर देखिए, ठीक है, मध्य भारत हो गया, इससे अहमदाबाद, पश्चिमी भारत हो गया, कोचीन, केरल, पश्चिम घाट वाला एरिया, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, ठीक है, मतलब उत्तर मध्य, पश्चिमी, पूर्वी।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? बताइए कौन सबसे अंत में आया इनमें? सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इनमें से, अंग्रेजों के बाद आए फ्रांसीसी। तो 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। यूरोपियों में सबसे पहले जो है 1498 में पुर्तगाली तथा सबसे बाद में 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए। पहले में है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, और सी में है पानीपत का तृतीय युद्ध, और चौथे में है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। बताइए। देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750, तो 49 में क्या हुआ था? विराम? नहीं, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक हुआ था, गलत है दूसरा। बाकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 करेक्ट है। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था 54 के बाद, बीच में 3 साल का गैप, यानी 1758 से लेकर 1763 तक। सही है, बी गलत है। तो भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होने वाले युद्धों को याद रखना। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होने वाले युद्ध को जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक चला था। ठीक है, गलत है बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में या लुई 16वें के शासनकाल में? बताइए। 15वां नहीं है, 13वां नहीं है, लुई 14वें के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। तो लुई 14वें के शासनकाल में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण जो है राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया? फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। तो 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? कौन था वो? वो था डुप्ले। तो डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। ठीक है, बीच में घुस जाता था वो, एक तरह से मीडिएटर बनना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के जिस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, उसका नाम है सर जॉन चाइल्ड। तो देखिए, बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में मुंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला, मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला। ठीक है, तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप हुआ क्या? उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि की डेट भी याद रखना। और कौन लेकर आया? वेलेस्ली या डलहौजी? डलहौजी की है राज्य हड़प नीति और लॉर्ड वेलेस्ली की है सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में। हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार की थी, जोधपुर के राजपूत ने स्वीकार की थी, राजपूत राज ने। मैसूर के शासक ने स्वीकार की थी, इंदौर के होलकरों ने स्वीकार नहीं की थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार
नहीं की थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1863 और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, यानी दूसरे चार्टर की बात हो रही है। और ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813, यानी दूसरे चार्टर की बात हो रही है। सॉरी, ये तीसरा चार्टर है, ठीक है। और 1853 का चौथा चार्टर और 1813 का दूसरा चार्टर। तो बिल्कुल ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 दूसरा चार्टर सही है। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार 1833 तीसरा चार्टर। बक्सर का युद्ध बिल्कुल 1764 में हुआ था। अंग्रेजों के लिए भारत का मार्ग खुल गया था। सहायक संधि 1863 की नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के डर को खत्म करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली की व्यवस्था आरंभ की थी। कब की थी? 1798 में। ये सन याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 14 पर आ जाइए। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। तो सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है। इन्हीं के द्वारा लागू की गई थी ये। इनका नाम याद रखना, रैयतवाड़ी व्यवस्था है तो सर टॉमस मुनरो, ठीक है। और मद्रास में थी ये, यानी तमिलनाडु वर्तमान का। देखिए, इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सबसे पहले इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया था। थंबनेल पर एक प्रश्न पूछा गया है आपसे, उसका उत्तर तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? या ठगों का दमन करने वाला कौन था इनमें से? कैप्टन स्लीमैन, ऑप्शन नंबर बी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने किसने? कैप्टन स्लीमैन ने 1500 ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी की सजा दी। शेष को जो है आजीवन कारावास दिया। और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया, ठीक है। 1837 के बाद ठगों का अंत हो गया। ठगो लिखाए। तो ये 15 प्रश्न थे आधुनिक भारत के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।